Hello everyone, welcome to the Strategy Room by Riddhi. Today, we are going to discuss a very important topic, something that we do not realize until it's too late. That's our eyes. Let's begin. Dr. Chinmay Sahu, welcome to my show. Thank you so much for having me over today. So to begin with, I would like to know from you, what is retina and what is retinopathy for somebody who is not from the medical background? Well, I'll just use this model. मैं ये मॉडल को लेकर थोड़ा आपको समझाता हूँ. रेटिना को हिंदी में हम पर्दा भी कहते हैं और आँखों को इंग्लिश में हम लोग विंडो टू द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि पर्दे के अंदर खून की नलियाँ दिखती है एंड आँखों के पर्दे के जांच से कई सारी बीमारियों के बारे में हमें पता चलता है. अब जब रेटिना का कोई बीमारी होता है उसे रेटिनोपैथी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा और अगर वो पीछे रेटिना को अफेक्ट करने लगता है तो उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं. सो कॉमनली अगर आप देखेंगे, डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसमें रेटिना बहुत अफेक्ट होता है और जिससे हमारी दृष्टि पर भी अफेक्ट गिरता है. उसके अलावा ब्लड प्रेशर हुआ, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रह रहा है, अनीमिया हुआ, कई सारी और बीमारियां होती है, जैसे अगर कई बार ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस भी पर्दे को अफेक्ट करते हैं. तो रेटिना एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है. रेटिना को आँख से ज़्यादा ब्रेन का पार्ट माना जाता है. तो बिकॉज ये सेल्स जो होते हैं ये नर्वस सिस्टम का पार्ट माना जाता है. तो दो रेटिना आपके आँख के अंदर है, इट्स कनेक्टेड टू द ब्रेन. So as you just said that diabetes and blood pressure are the reasons why the retina is getting affected. So are these the only reasons or there could be some other reasons as well? Yes, so जैसे बताया मैंने कि डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन है जो आँख के पर्दे या रेटिना को अफेक्ट करता है. तो उसके अलावा ब्लड प्रेशर हुआ, हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है तो अनीमिया बोल सकते हैं जो रेटिना को अफेक्ट करता है. कई बार ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो हम उसे वेन ऑक्लूजन बोलते हैं. सो ब्लड उस प्रकार से वो अफेक्ट कर सकता है. ट्यूमर्स भी हैं, पर्दे को अफेक्ट कर सकते हैं. इन्फेक्शंस भी पर्दे को अफेक्ट कर सकता है. तो रेटिना काफ़ी बीमारियों में अफेक्ट हो जाता है बॉडी में. सो डॉक्टर, व्हाट आर द फर्स्ट साइंस जहाँ पे मुझे पता चले कि माय रेटिना इज अफेक्टेड? देखिए, रेटिना का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को बोलते हैं कि फर्स्ट रूल ये है कि आप हमेशा हफ्ते में एक बार एक आँख को बंद करके चेक करिए कि दूसरी आँख से मुझे दिख रहा है कि नहीं दिखता है. राइट. हमारे यहाँ कई पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर हमें कुछ चैरिटी करना है, हमें कुछ करना है लोगों के लिए. मैं कहता हूँ ये सबसे नंबर 1 आप चैरिटी कर सकते हो. 10 जन को जाके आप ये बताइए कि हफ्ते में एक बार एक आँख को बंद करके दूसरी आँख का नज़र चेक करिए. बिकॉज 90% आँखों की बीमारियों में पता ही नहीं चलता जब तक दूसरा आँख देख रहा है. सो ये नंबर 1 है. नंबर 2, रेटिना स्पेसिफिकली अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो रेटिना में जब नज़र जाता है इट इज़ कॉल्ड पेनलेस. कोई दर्द नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में. सो एक तो है कि आपको दर्द कुछ नहीं हो रहा है. अभी अगर पर्दे का सेंटर अफेक्ट हो गया है जिसको हम मैक्यूला बोलते हैं, तो उसमें इंसान दिखेगा लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा. तो अगर आपको कोई चीज़ दिख रहा है लेकिन उसका बीच का हिस्सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब सिर्फ कॉर्नर्स दिख रहे हैं, साइड से सब कुछ दिख रहा है लेकिन सेंटर का चीज़ धुंधला है. अगर सेंटर का चीज़ टेढ़ा दिखाई देने लगा है, या सेंटर में गैप महसूस कर रहे हैं आप, तो इसे रेटिना के सिम्टम्स कहे जा सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, रेटिना या पर्दा खिसक जाता है, अपने जगह से हिल जाता है. तो उसमें अगर आपको लगेगा कि एक डार्क पैच बन गया है जो जहाँ जहाँ आप मूव कर रहे हैं वो आपके साथ मूव कर रहा है. एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसको हम फ्लोटर्स बोलते हैं. राइट. I will कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक्स में कि सर ये मेरे आँख के सामने मच्छर घूम रहा है. हाँ, कि मेरे आँख के सामने मुझे कुछ डॉट्स घूमते दिखाई दे रहे. तो फ्लोटर्स जो होता है उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, वो एक नॉर्मल डिजेनरेटिव प्रोसेस है. तो अगर कोई चीज़ आँखों के सामने घूम रहा है उससे आपको कुछ घबराना नहीं. लेकिन अगर एक डार्क पैच जैसा बन चुका है जो हिल नहीं रहा है, देन आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना है. सो नाउ फ्लोटर्स के बारे में जो हम बोल रहे हैं, सो इज इट नॉर्मल ऐसे फ्लोटर्स? क्योंकि बहुत बार होता है कि आंखों के सामने कुछ घूम रहा है एंड देन. सो फ्लोटर्स जब पहले बार पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं. बिल्कुल. आज तक कभी कुछ देखा नहीं था और सडनली आँख के सामने कुछ मूव करने लगा है तो काफ़ी डर जाते हैं कि इससे
शायद मेरा नज़र तो ना चला जाए। ऑफ कोर्स। देखिए कुछ फ्लोटर्स होते हैं जिसमें यस इश्यूज होते हैं, ओके, पर ज़्यादातर केसेस में फ्लोटर्स एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है। ओके। आपके आँख के अंदर ये लेंस है, पीछे पर्दा है, ये दोनों के बीच में जो खाली जगह है इसमें एक जेल भरा हुआ है जिसे विट्रियस जेल बोलते हैं। ओके। अब उसमें फाइबर्स होते हैं, पानी होता है, वो समय के साथ जब वो कंडेंस होता है और वो घूमना शुरू करता है, उसका शैडो हमें दिखाई देता है जिसे हम फ्लोटर्स कहते हैं। ओके। बट कुछ कंडीशंस में अगर आपको बहुत सारे फ्लोटर्स दिखने लगे और वो लाल कलर के आप महसूस कर रहे हो तो वो डायबिटीज रिलेटेड ब्लीडिंग हो सकता है, जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। कभी कभी पर्दा खिसकने के पहले लाइट चमकता दिखाई देता है, जैसे बिजली चमक रहा है, और उसके साथ बहुत सारे फ्लोटर्स दिखने लगे तो वो हो सकता है रेटिना डिटैचमेंट के पहले का साइन हो, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा, कभी कभी आंखों के जेल में स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं हम लोग, उसमें भी फ्लोटर्स दिखाई देता है। तो फ्लोटर्स दो तरीके के होते हैं, एक जो नेचुरल है जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्या वो सबसाइड हो जाता है खुद से? वेल नेचुरली जो फ्लोटर्स दिखते हैं आज तक उसका कोई ठोस इलाज नहीं है। ओके। बट होता क्या है कि एक बार आप जाके डॉक्टर को दिखा देते हो और डॉक्टर आपको समझा देता है कि इससे कुछ घबराना नहीं है, तो कहीं ना कहीं माइंड रिलैक्स हो जाता है। ऑलराइट। तो हम उसे न्यूरो अडेप्टेशन बोलते हैं कि पेशेंट फिर उस बारे में सोचना छोड़ देता है। अगर आप फ्री हो, आप कोई चीज़ की तरफ देख रहे हो, आपको दिखेगा घूमता हुआ, लेकिन अगर आप काम में बिजी हो गए हो तो आप रियलाइज नहीं करोगे। तो फ्लोटर्स, ये जो नेचुरल फ्लोटर्स होते हैं वो रहने वाले, उसे हमें अडेप्ट करना है। लेकिन जो बीमारी में आता है, जैसे डायबिटीज रिलेटेड मैंने कहा, स्वेलिंग रिलेटेड कहा, या फिर रेटिना डिटैचमेंट रिलेटेड कहा, उसे फिर ट्रीट करना पड़ता है। और वो ट्रीट करने के बाद वो निकल जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज की वजह से हो रहा है, सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि शुगर ऐसा क्या करता है बिहाइंड द आई कि देयर इज सो मच प्रॉब्लम दैट इज कॉजिंग। सी, डायबिटीज को हम लोग कई बार इस तरीके से भी बोलते हैं, डाई अ बिट एट ईज। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज धीरे धीरे शरीर के कई सारे हिस्सों को अफेक्ट करता है, राइट। जिनमें से आँख सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं कह सकता हूँ। आज इंडिया में करीबन 77 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं, राइट। और इनमें से करीबन 5% पेशेंट्स को विजन थ्रेटनिंग रेटिनोपैथी होता है। तो आप नंबर्स खुद ही आप गिन सकते हैं, राइट। और शॉकिंग बात यह है कि आज के तारीख में भी मेरे क्लिनिक में ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक पेशेंट आता है जिसको डायबिटीज़ का जो लास्ट स्टेज हो चुका है आँख में, वो हो जाता है और वो प्रेजेंट करता है। ओके। नाउ डायबिटीज़ क्या कर रहा है? बेसिकली डायबिटीज़ आँखों के अंदर ये जो रेटिना है इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसको कमज़ोर करता है। ओके। तो आपके ये पर्दे को ब्लड सप्लाई कम होना शुरू होता है। अच्छा, ज़रूरी बात ये है जानना कि डायबिटीज़ तुरंत आँख के पर्दे को ख़राब नहीं करता। ओके। डायबिटीज़ जब तक पर्दे को ख़राब करेगा, करीबन 10 से 15 साल आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपके शुगर्स बढ़े रहेंगे, तब होगा। तो अच्छी बात यह है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आप कंट्रोल में रख रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। ओके। प्रॉब्लम कब होता है? जब आप ध्यान नहीं देते हो। तो डायबिटीज़ जब ये ब्लड वेसल्स को कमज़ोर करता है, कभी कभार पर्दे में सूजन आना चालू हो जाता है, जिसे हम लोग डायबिटिक मैक्यूलर इडिमा कहते हैं। कभी कभी पर्दे के सामने वो जेल के अंदर ब्लीड हो जाता है, जिसे हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं। तो ये दो कंडीशन जब होने शुरू होता है तब अपनी रोशनी पर इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा डायबिटीज से कैटरैक्ट थोड़ा जल्दी होना शुरू होता है, राइट। एंड नंबर्स में भी थोड़ा फ्लक्चुएशंस आप महसूस कर सकते हो। ओके। सो डायबिटीज इस प्रकार से पर्दे को इफेक्ट करता है। गए हफ्ते अगर मैं आपसे शेयर करूं, मेरे क्लिनिक में बहुत बड़े नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट आए। ओके। और कहने को तो सब सुविधाएं हैं, कहने लगे यार डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। जब मैंने डायलेट करके चेक किया तो आँख के पर्दे के सामने खून फैल चुका था, जिसे हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं, या ब्लीडिंग हुआ था। अब आप सोचिए, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ शिक्षा सबको मिलती है, इतने पढ़े लिखे लोग, जो इतने पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हें भी ये नहीं पता है कि यार अगर हमें डायबिटीज़ है तो एटलीस्ट साल में एक बार मुझे जाके आंखों का पर्दा चेक कराना चाहिए। राइट। तो ये तो मेरे हिसाब से क्रिमिनल बोल सकते हैं आप। अगर आप आँख की रोशनी खोते हो इस वजह से तो वो क्रिमिनल है। ऑफ कोर्स। तो आपके माध्यम से मेरा एक अनुरोध है लोगों से कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्लीज़ साल में एटलीस्ट एक बार जाके अपने डायबिटीज़ का
पर्दे पे कोई असर हो रहा है कि नहीं, या Right. रेटिना का जो चेकअप है प्लीज कराइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर समय में पता चला तो इसका ठोस इलाज हो सकता है। डॉक्टर, कभी ऐसा कोई केस आया है कि जिसका डायबिटीज अंडर कंट्रोल है बट स्टिल द रेटिना हैज बीन अफेक्टेड? एक्चुअली डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में रह रहा है, कई बार ये भी होता है मेरे साथ कि पेशेंट आते बोले सर मेरा तो एकदम डायबिटीज कंट्रोल में है, बिल्कुल। फिर भी मेरा पर्दा कैसे खराब हुआ। अब ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार इंडिया में पेशेंट को बहुत लेट पता चल रहा है कि उन्हें डायबिटीज है, तो कई साल तक वो डायबिटीज के साथ जी चुके हैं जब तक उन्हें पता चलता है। सो डायबिटीज ही डिटेक्ट नहीं हुआ है। करेक्ट, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें डायबिटीज है। राइट। फिर वो कंट्रोल में जरूर करते हैं, बट शुरू में जो वो कंट्रोल में नहीं रहा, उसने Right. जो खून की नलियों को कमजोर कर दिया, बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली उसका इफेक्ट रहता है आंखों पर। ओके। तो और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है कि आई थिंक 40 का एक बार एज क्रॉस हो जाए तो एक बेसिक ब्लड शुगर चेक होना चाहिए। कल अगेन मेरे पास एक लॉयर आया, मेरा पुराना पेशेंट 41 का था, एंड इमरजेंसी में मुझे कॉल कर रहा है कि डॉक्टर साहब अभी के अभी मुझे दिखाना है। मैंने कहा भाई मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ कि इतना इमरजेंसी नहीं, मुझे दिखना बंद हो गया है। अब जब मैं उसे क्लिनिक में चेक किया, ओवरऑल सब ठीक था। बोलता है सर मेरा शुगर 450 पता चला है। मैंने कहा आप 41 के एज में आपको डायरेक्ट 450 के शुगर के साथ आपको कभी आपने चेक नहीं कराया? बोला नहीं, मैंने अचानक से मैंने चेक कराया तो मुझे पता चला। सो इंडिया में हम लोग इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज का हब माना जाए। ऑफ कोर्स, इट्स लाइक द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो कंसिडरिंग कि हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी है, हम इंडियन ज्यादातर जो अगर आप देखते हैं दिन रात काम में लगे रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है खुद के लिए। तो ये बहुत जरूरी है एटलीस्ट एक बार आप चेक कराइए। ठीक है, तो ये नहीं तो ऐसे एग्जांपल्स मिलते रहेंगे जिन्हें अचानक से पता चल गया है। अब हो सकता है उसे 10 साल से डायबिटीज हो एंड ही नेवर फिगर्ड इट आउट। अब वो बैकफुट में ही रहेगा कि मतलब जिंदगी भर वो कंट्रोल करे ही, लेकिन थोड़ा तो डैमेज हो चुका है। सो ये जो डैमेजेस होते हैं ये क्या ये रिवर्सिबल है, या मोस्ट ऑफ द केसेस में एक बार विजन अगर चली गई तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक? सो अगेन डायबिटीज से डरना नहीं हमें। द गुड पार्ट इज साइंस भी तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। कल अगर आप मुझे पूछो 15-20 साल पहले जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे थे आज सब कुछ कर पा रहे हैं। राइट। आई वुड से ये जो 5% लोग जिन्हें डायबिटीज रिलेटेड नजर जाता है उनमें से एटलीस्ट कुछ नहीं तो 90 to 95% पेशेंट्स का विजन हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। एटलीस्ट इम्प्रूव नहीं तो एटलीस्ट बना के रख सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट फर्दर लॉस। राइट। हार्डली कुछ लोग होते हैं जो नजर खो दे बैठते हैं। ओके। सो हमें होपफुल रहना है, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। राइट। बट चेक कराते रहिए। प्रॉब्लम तब आता है जब आप चेक नहीं कराते। इंडिया में लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, पता चल गया कुछ नया पता चलेगा। बिल्कुल। ये बहुत कॉमन माइंडसेट है इंडिया में कि डॉक्टर के पास गए ही नहीं, पता ही नहीं चला तो हम खुश हैं, हम ठीक है। राइट। उल्टा होना नहीं, वो थोड़ा प्राइड भी लेते हैं कि मैं कभी डॉक्टर के पास गया ही नहीं। हाँ, पीपल फील वेरी प्राउड अबाउट इट। हाँ, मतलब उन्हें वो एक मेडल जैसा वो पहनते कि यार मुझे तो कुछ बीमारी नहीं है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। बट जिस दिन होता है वो अचानक से इतना हो जाता है कि उसे फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। सो रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। राइट। लेट मी आस्क यू समथिंग डिफरेंट नाउ कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो आजकल तो लैपटॉप एंड स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनके आई रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं एंड हाउ वन कैन प्रिवेंट इट? जो लोग स्क्रीन के आगे काम करते हैं हम लोग उसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलना शुरू करते हैं। ओके। व्हाट इज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम? बेसिकली आंखें बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करना शुरू करती हैं। राइट। आंखों में एक प्रकार का जलन सा या एक ग्रिटीनेस बोलते हैं हम लोग, जैसे कोई रेत चला गया हुआ फीलिंग शाम तक फील होना शुरू होता है। सो टायर्डनेस ऑफ द आईज, अ लिटिल बिट ऑफ पेन, दर्द, और ये जो फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये सब शुरू होना चालू होता है। राइट। अब इसका रीज़न ये है कि आप स्क्रीन के सामने जब आप देख रहे हैं 3 चीज़ें हो रही है। एक तो आप आंख ब्लिंक नहीं करते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एसी के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं तो आजू बाजू जो ह्यूमिडिटी होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो आंखों का जो पलक और आंख के बीच में जो पानी का लेयर होता है जिसे हम टीयर फिल्म कहते हैं, वो जल्दी सूखना शुरू करता है। और थर्ड जो है कि अल्ट्रावायलेट लाइट स्क्रीन से आ रहा है। तो ये जब 3 कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, आप आंख ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, आजू बाजू ह्यूमिडिटी एकदम लो है और अल्ट्रावायलेट लाइट स्क्रीन से आ रहा है, तो वो फिर ड्राई आइज जैसा पिक्चर बनना शुरू होता है। राइट। अगर इस चीज के साथ हमें जूझना है तो कुछ हैबिट्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब सभी जानते हैं 20-20-20 रूल है। हर 20 मिनट में आपको एक 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और 20 सेकंड तक आंख के एक्सरसाइज करना है।
इनफैक्ट कुछ कुछ कंपनी जैसे TCS में 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन सेवर ऑन हो जाता है, ओके ओके, कि आप ब्रेक लीजिए करके, बट फॉलो कोई नहीं करता, राइट है ना। सिंपल चीज़ जो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो बीच में जब अगर आपको आंखों में थकान महसूस हो रहा है तो स्क्रीन से आंख हटा दीजिए। ओके नियर फोकस से डिस्टेंट फोकस में आपको शिफ्ट करना है। तो कोई नज़दीक के चीज़ की तरफ आप जब देख रहे हैं तो आंख के अंदर एक मसल होता है जिससे ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओके वो काम करते करते वो थक जाता है। सो आप दूर की तरफ जब आप देखोगे तो आपका मसल रिलैक्स हो जाएगा, तो एटलीस्ट वो हेवीनेस वाला चक्कर कम होगा। ऑलराइट हो पाया तो अप राइट डाउन लेफ्ट, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप कर सकते हो। करेक्ट उंगली नीचे दूर। अब मैं Okay. जब पेशेंट को ये बताता हूँ वो लोग हंसना शुरू करते हैं राइट कि डॉक्टर साहब अगर मैं ये मैं अपने ऑफिस में ऑफिस में करूंगा करूँगा तो लोग हंसना चालू करेंगे मेरे पे। बिल्कुल मैं कहूँगा देखो भाई, आप जो कर सकते हो आप उठ के घूम फिर के आ जाओ, वो भी एक चलेगा। बैठे बैठे भी अगर आप थोड़ा ऐसे कर दिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप दर्जन को और समझाओगे कि ये करने से उनकी आंखें अच्छी रहेगी तो Right. इवन दे कैन फॉलो इट। ऑफ कोर्स थर्ड जो होता है ड्राई आइज के साथ डील करने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स या कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। ओके ठीक है, सिंपल सा है कि पामिंग करके होता है, आप थोड़ा हाथ मसल लीजिए, आँख को ऐसे कर सकते वार्म हैं, वार्म फील करा कंप्रेस बोलते हैं। करेक्ट रुमाल अगर है नहीं तो उसमें फूंक दिया, थोड़ा बंद आँख को लगा सो दिया। वार्म कंप्रेस हाँ, कई बार आप देखोगे आप चाय का कप पी रहे हो या कॉफी पी रहे हो, गर्म कप लेके आपने आँख को लगाया, आपको अच्छा लग रहा है, तो Right. वार्म कंप्रेस जो होता है वो ड्राई आइज में काफ़ी हेल्प करता है। ऑलराइट मैं हर कंप्यूटर यूज़र को कहता हूँ कि एक अगर स्पेशली जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, हो सकता है कि आप 20s में हो तो आपको इतना दिक्कत नहीं हो रहा है बिकॉज बॉडी काफ़ी यंग है, राइट बट बाय द टाइम आप 40s 50s में जाते हो तो टीयर प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है। ओके सो आप अपने ऑफिस टेबल पर एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप रख सकते हो। ऑलराइट लोग क्या करते हैं कॉमनली सोने के पहले लगाते हैं। सो अगर हम लोग लिख देते हैं दे लाइक डॉक्टर साहब मैं तो लगा रहा हूँ, फायदा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ. भाई आप सोने के पहले ड्रॉप डाल रहे हो, उसके बाद तो आप सो रहे हो, फायदा क्या होगा आपको? करेक्ट तो आपको ऑफिस टेबल पे रखना है, काम शुरू करने के पहले एक बार ड्रॉप डाला, काम करते करते 3-4 घंटे हो गए दोबारा एक बार डाला, ओके इससे भी काफी फर्क गिरना शुरू होता है। तो Right. इफ आई कैन समराइज दिस, यस टेक ब्रेक्स, हो सके एवरी 20-30 मिनट्स थोड़ा उठ जाइए, घूम फिर आइए। बिल्कुल आंखों का जो एक्सरसाइज मैंने आपको समझाया हो सकता है कर सकते हैं तो करिए। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप अगर आप शुरू करने के पहले और करते करते एक बार डाल सकते हैं तो दैट विल हेल्प। बहुत ज़्यादा आपको ड्राइनेस फील हो रहा है तो आप पामिंग कर सकते हैं। राइट ठीक है, तो ये कंप्यूटर रिलेटेड जो है। अच्छा, कंप्यूटर रिलेटेड और एक कॉमन चीज़ होता है और ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होता है। ओके आप 40 क्रॉस कर रहे हो, लोग सडनली ज़्यादा एक स्ट्रेन फील करना शुरू करते हैं ऑन द आईज। हाँ, पहले करे यार कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, फिर वो ये करना शुरू करते हैं, थोड़ा आगे पीछे फोकस करना शुरू करते हैं। सो अगर आप 40 क्रॉस कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड कि 40 के बाद नजदीक का नंबर आना शुरू होता है। ओके ठीक है, और अगर आप इस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे हो तो आंखों के अंदर जो मसल है उसे ओवरवर्क करना पड़ेगा और वो करते करते स्पैज़म में जाता है, जकड़ जाता है, तो हेडेक के इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। सो मेरे पास कॉमनली 40 to 45 के बीच में लोग आते हैं, बट सरप्राइजिंगली आप देखोगे काफी लोग हेडेक के साथ दे आर लिविंग। राइट, बिकॉज ठीक है, वो स्ट्रेस के वजह से हाँ, या आई के वजह से पता नहीं चलता। एक चलता। पेशेंट आई, बोलते मुझे तो माइग्रेन है, मैं जिंदगी से परेशान हूँ, राइट मेरा माइग्रेन का कुछ नहीं हो सकता है। पेशेंट मेरे पास आने के पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, न्यूरोलॉजिस्ट ने MRI करा दिया, उसके बाद फिजिशियन के पास गया, उसके बाद ENT डॉक्टर के पास गया, सब जगह जा चुका है। लास्ट में आई के पास पेशेंट इज 46-47 Okay. उसके बीच में, नजदीक का नंबर 1.5 है। ओके अच्छा, पेशेंट क्या कर रहा था, मोबाइल दिख नहीं रहा है ना, देखना तो है मोबाइल मुझे, Right. मोबाइल तो मैं छोड़ नहीं सकता, आगे पीछे करता रह रहा है। तो उसको एक्चुअली जो हेडेक हो रहा था वो आँख का जो मसल वो स्पैज़म में जा रहा था। ओह सो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हैं, बिफोर योर डॉक्टर टेल्स यू कि आपको माइग्रेन है, कि आपको कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया है, कि प्लीज एक बेसिक आंख चेक करा लीजिए। राइट हो सकता है आपको थोड़ा नजदीक का नंबर आ रहा हो, चश्मा मिल जाए और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो दैट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये कंप्यूटर विजन कैटेगरी में बहुत जरूरी है, बिकॉज कंप्यूटर लोग दूर भी देख रहे हैं, कभी कभी कंप्यूटर्स भी देख रहे हैं, फिर नजदीक भी देख रहे हैं। करेक्ट, और जो ब्रेक भी ले रहे हैं तो स्क्रीन हटा के मोबाइल का स्क्रीन ही देख रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक एट 40 आपको अपने नजदीक का नंबर चेक कराना बहुत जरूरी है। सो अभी व्हेन यू स्पोक अबाउट माइग्रेन्स,
तो माइग्रेन्स बहुत बार आई के वजह से हो रहे हैं, मतलब? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा. माइग्रेन इज अ कंडीशन. करेक्ट. जहाँ ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो पहले वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर वो डायलेट करते हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक कंडीशन. ओके. बट कई बार आई हैव सीन दैट पेशेंट्स आर लेबल्ड एज हैविंग माइग्रेन जब बेसिक कॉमन चीज़ों को रूल आउट नहीं किया गया. गॉट इट. सो अनफॉर्चुनेटली आई कॉल इट अ डस्टबिन डायग्नोसिस. ओके. पेशेंट को हेडेक हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको माइग्रेन है. राइट. तो पेशेंट को लगता है हाँ चलो मुझे माइग्रेन है, अभी पता चल गया मुझे क्या एंड यू आर problem लिविंग है. विद इट. हाँ. सो आई वोंट से माइग्रेन is because of eyes, but I will say headache कई बार आंखों के वजह से होता है, which gets misdiagnosed as migraine. Got it. So you just mentioned that one can use eye drops during the office hours. So can these be used as a OTC or has to be prescribed by a doctor? Lubricants generally are safe. Okay. Can be used as OTC. In fact, abroad, if you go to US, it's available as OTC. Right. And US has some of the most strict rules, you know. Right. तो अगर आप ले रहे हैं, कोशिश करिए कोई प्रॉपर एक ब्रांडेड ले, बिकॉज कई बार you have local manufacturing. That's what, yeah. You don't know कि वो कितना authentic है. Right. So ensure you take some common, well-known brands. Second is if you're using it, कब तक यूज कर सकते हैं इसको लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है. बिल्कुल. टिपिकली उसमें लिखा रहता है कि विद इन 1 month ऑफ ओपनिंग. राइट. सो फर्स्ट थिंग जो एक्सपायरी उधर लिखा रहता है, दैट इज फॉर यू टू, जब तक आप ओपन कर सकते हो. राइट. वंस यू ओपन इट, generally within 1 month, yes, is ideal. Okay. But you can sometimes even continue using it for a couple of months also. Okay. Provided you're keeping it like, properly and away from sunlight. Now, most of the time, ये lubricant bottles, अगर आप देखोगे, green color bottles होते हैं. Right. They're designed that way to prevent sunlight from affecting the drops. Okay. So, you can use it. अच्छा, second thing is, see, lubricant drops में preservatives होते हैं, हर drop में. Okay. Now, there are certain drops which are preservative free and there are certain drops which have preservative. Okay. कोशिश करिए अगर आप preservative free रहेंगे तो it is easier Better. on the eye. Right. Because अगर आप कोई चीज को लंबे अरसे तक चलाने वाले हो और उसमें preservative रहा तो उस preservative से भी आंखों को irritation हो सकता है. Right. तो ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि open it, use it within a month, Yeah. keep it properly, or hopefully you go for a preservative free one. Because there's a question in my mind that I've seen so many people just putting eye drops randomly. So इसके कुछ side effects होते हैं if you overuse it? Eye drops like tear drops, हाँ. generally no. Okay. Okay, because उसमें कोई frequency set नहीं है. Right. आप eye drops जो lubricant drops होते हैं हाँ. वो आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार भी डाल सकते हैं. Okay. केवल उसमें जो lubricant है मतलब preservative है, उसके चलते कभी-कभी धीरे-धीरे आंखों में इरिटेशन आ सकता है. Okay. एंड आई थिंक जो मैंने कहा ब्रांडेड यूज करना Right. बेटर है. समटाइम्स कंटामिनेशन का डर रहता है इफ यू Okay. यूजिंग स्पूरियस ड्रॉप्स. Okay. वैसे. And how about using those blue light glasses or those screens that come on your laptop? How useful are those? So that's a good question because blue light blockers is something Right. हर ऑप्टिशियन पुश करता है. Right. Now see blue light can affect the retina but Okay. इसको लेके भी मतलब the science is equivocal, मतलब कोई क्लियर ठोस तरीके से we cannot say. And आपके आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस है वो एनीवेज ब्लू लाइट ब्लॉक कर रहा है. Okay. सो रेटिना रिलेटेड अगर ब्लू लाइट ब्लॉकर्स यूज कर रहे हैं मे बी नॉट रिक्वायर्ड. बट ब्लू लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स योर स्लीप साइकिल. Okay. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्क कर रहे हो ना, टिपिकली शाम तक बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स ढलना शुरू करते हैं एंड यू शुड बी स्टार्टिंग टू फॉल अस्लीप. Right. अगर आप नॉर्मल ग्लासेस लेके स्क्रीन पे काम करते रह रहे हो तो और ब्लू लाइट ब्लॉक नहीं हो रहा है तो यू विल फाइंड कि नींद आना मुश्किल हो रहा है. Okay. So if you want to have a normal sleep cycle, then yes, blue light blockers help to a certain extent. Okay. And it also blocks ultraviolet light to a certain extent, जो dry eyes में थोड़ा help करता है. So talking about lights and all that, so there is something called as LASIK. So people nowadays avoid wearing glasses and go for surgeries to take their numbers off and all. So how is that and is it useful? So number correction surgeries, Right. पहले जब शुरू हुए, it was more to do with cosmetic things. People Right. wanted to look good without glasses. Actually now number correction is more important from work point of view. Okay. There's a little science. Now अगर वो शॉर्ट में मैं समझाऊं तो आँख के अंदर ये लेंस जो होता है ये दूर का कोई चीज़ देखते वक्त फ्लैट हो जाता है, नज़दीक का देखते वक्त वो फूक जाता है. Right. नाउ जब आपको
लेसिक करा रहे हो आप जनरली माइनस नंबर या मायोपिया के लिए करा रहे हो, ओके और मायोपिया में जो हो रहा है आपको दूर का चीज साफ दिखाई नहीं दे रहा है, नजदीक का काफी हद तक आप मैनेज कर लेते हो। ओके ना इमेजिन आप एक चश्मा यूज कर रहे हो, मायोपिया करेक्ट करने के लिए जो चश्मा है वो कॉनकेव ग्लास होता है, तो वो इन शॉर्ट लाइट को डाइवर्ज करता है। ओके सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन, आप दूर का चश्मा जब नजदीक के काम के लिए यूज करते हो तो आपके आंख के अंदर ये मसल्स को ओवर एक्ट करना पड़ता है और शाम तक थकान सी होने लगती है। So in fact, there's a lot of science behind this, and that is why insurance companies nowadays, right, 7-7.5 के ऊपर नंबर हो तो they have started correcting, because it is known that high minus number जब आप यूज कर रहे हो स्क्रीन पर तो आंख थक जाता है, and number correction is useful. ठीक है, so that answers your question कि should LASIK से कोई फायदा है कि नहीं। right. अच्छा, LASIK सेफ है कि नहीं, और LASIK में होता क्या है, right. कि इज लेसिक द ओनली वे मैं नंबर करेक्ट कर सकता हूँ। राइट। कोई भी नंबर करेक्शन में आपका ये जो आंख का सामने का हिस्सा है, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, इसे फ्लैट और पतला किया जाता है। ओके। नाउ आज के तारीख में 3 कैटेगरीज में ट्रीटमेंट होते हैं। वन इज कॉल्ड लेसिक, जहाँ मशीन पास हुआ, आपने एक फ्लैप उठाया, लेजर किया और वो फ्लैप आपने बिठा दिया। ओके। सेकेंड है स्माइल सिल्क प्रोसीजर, जिसमें कॉर्निया के अंदर एक लेंटिक्यूल मार्क हुआ, आपने उसको पुल करके निकाला, वो करेक्ट हो गया। तीसरा होता है जिसमें कोई फ्लैप नहीं बन रहा है, कोई लेंटिक्यूल नहीं बन रहा है, उसमें डायरेक्ट लेजर सरफेस पे हो रहा है, उसे ट्रांसपीआरके कहते हैं। ओके। नाउ अगर आपका लेसिक करने का मन है तो आपके आंख के डॉक्टर 3-4 चीज़ों को चेक करेगा। कॉर्निया कैसा है आपका, ओके, वो जाड़ा है कि नहीं, उसका शेप बराबर है कि नहीं, आपको ड्राई आई है कि नहीं है, और आपके अंदर पर्दे में कोई कमजोर भाग है कि नहीं। okay. अगर ये तीनों चीजों में आप टिक हो जाते हैं, हाँ, तो यू आर ए सेफ कैंडिडेट। ओके ओके, बट क्या इसका ऐसा मतलब है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो सकता? नहीं, कोई भी प्रोसीजर आप कराते हो बिल्कुल, तो मे बी आप 100 में 1 में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट 99% ऑफ द टाइम्स इट इज सेफ एंड इफेक्टिव। अब एज लॉन्ग एज आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ ये डिटेल में बात कर रहे हैं और आप समझ रहे, तो मेरा मानना है कि लेसिक, स्माइल, ट्रांसपीआरके, दे आर एक्सीलेंट प्रोसीजर्स फॉर नंबर करेक्शन। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं एक कदम आगे बढ़ के बोलूँ, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। राइट, ठीक है, आप कॉन्टैक्ट लेंस जब आप यूज करते हो, आप एक कॉन्टैक्ट लेंस बॉक्स से, एक सोल्यूशन से निकालते हो लेंस, लगाते हो, आइडियली 3-4 चीजें होनी चाहिए। The solution should be clean, sterile. Your hand should be clean. Right. And you should be using it for 6 to 8 hours. Office goers तो स्क्रीन के सामने 8-10 घंटा, 12 घंटा यूज कर लेते हैं। 12 घंटा मिनिमम, यस। बीच में एक बहुत फेमस किस्सा हुआ, एक एक्ट्रेस रात को पहन के सो गई, सवेरे उठी तो आँख पूरा फूक गया था। राइट। सो गलती से आपको नींद लग गया है और आप सो गए हो लेंस के साथ, आप रोज ये चीज कर रहे हो। सो कई बार मेरा मानना है कॉन्टैक्ट लेंस यूज से तो ये ज्यादा सेफ है। अच्छा, बिकॉज अगर आप नंबर करेक्शन करा रहे हो, आप रिस्क एक ही बार उठाने वाले हो, राइट, जिसका 99% के ऊपर सेफ्टी है। बट आप कॉन्टैक्ट लेंस जब आप यूज कर रहे हो, आप रोज कोई आँख के ऊपर चीज डालने वाले हो, निकालने वाले हो, बिल्कुल लक की बात है, राइट, तो अनलक की कभी कभार हो सकता है प्रॉब्लम, राइट। सो लेसिक इज अ ग्रेट प्रोसीजर इन माय माइंड, एंड उधर भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कॉन्टूरा ट्रीटमेंट, वेवलाइट ट्रीटमेंट, इंटेलिजेंट लेसिक, 5D लेसिक। आजकल मशीनें इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, तो डॉक्टर्स भी उसके बारे में अलग अलग शब्द लेके उसका मार्केटिंग कर लेते हैं, एंड वो काफी फेमस हो जाता है, राइट। आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आप ये जरूर पूछिएगा कि जो मशीन जिसपे आपका प्रोसीजर होने वाला है वो कैसा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मलाड से गोरेगांव जा रहे हैं, आप रिक्शा में भी जा सकते हैं, आप मारुति में भी जा सकते हैं, आप BMW में भी जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। अगर पहुंचना हो तो 99% आप सेफ किसी में भी पहुंच जाओगे, राइट। बट भगवान ना करे अगर आज एक्सीडेंट होना है, तो रिक्शा वाले का डैमेज होने का चांस ज्यादा है, आपके जो मर्सिडीज वाले का चांस कम है, या BMW वाले का चांस कम है। सो लेसिक जब प्रोसीजर आप करा रहे हो, एक जो चीज आज आप कहीं भी नहीं सुनोगे, पीपल डोंट टॉक अबाउट द लेसिक मशीन पर से, जो लेजर जिस मशीन से निकलने वाला है उसके फीचर्स जानना बहुत जरूरी है। ओके, इज योर डॉक्टर हैविंग द मोस्ट एडवांस लेसिक मशीन, ओके, जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 5 डायमेंशनल आई ट्रैकर है कि नहीं, इज योर डॉक्टर हैविंग अ फर्स्ट हैंड मशीन, ये चीजें भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
please through your medium make it a point that people understand this. So what are the features one should look at in the machine? So I would say speed, लेजर का जो एक स्पीड होता है, आप Okay. सोचिए आपका प्रोसीजर चल रहा है, आप लाइट की तरफ देख रहे हो, Right. अगर आपका नंबर सपोज 5 है Hmm. और आप 10 हर्ट्ज की मशीन पे काम चला रहे हो, Hmm. वो नंबर हटते हटते 3-4 मिनट लगेगा, बिल्कुल. उतने में अगर आपका आँख हिल गया तो गलत ट्रीटमेंट होगा. Right. You have machines going up to 1000 hertz also right now. Okay. At least 500 hertz का एक मशीन होना जरूरी है, because that's a high speed machine Right. जहाँ वही सेम नंबर करेक्शन 15-20 सेकंड में हो जाता है. बिल्कुल. सो गलत the होने का chances चांस of- कम. तो स्पीड ऑफ द लेजर, आई ट्रैकिंग बहुत Okay. जरूरी है. Okay. आंखें ऊपर नीचे राइट लेफ्ट तो हिलती है, सबको पता है, Right. बट साइडवेज भी हिल सकती है, आगे पीछे भी हिल सकता है, Hmm. फ्लिकर भी कर सकता है. तो ये जो मूवमेंट्स होता है Hmm. 5 डायमेंशनल आई ट्रैकर्स पकड़ लेते हैं. Okay. और अगर आपका ये मूवमेंट हो रहा है तो वो गलत ट्रीटमेंट नहीं होगा. Right. एटलीस्ट ये दो चीजों को आप प्लीज पूछिएगा. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली. वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है. यस. So doctor, we were speaking about myopia. So these days kids of a very younger age are having glasses and all that. So why do you think this is happening? या इट्स अ ग्रेट पॉइंट रिद्धि. सो रिद्धि मैं इसको 3 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ. Right. पहला कि क्यों आपके बच्चे का आँख चेक कराना ज़रूरी है, Right. कब चेक कराना ज़रूरी है, Hmm. फिर अगर नंबर आ गया है तो आप क्या कर सकते हो. Right. फर्स्ट थिंग, क्यों कराना ज़रूरी है. Hmm. ओके, आपका बच्चा जब पैदा होता है उसका आँख का विजन डेवलप हो रहा है. Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि उसको विजन जो है वो डेवलप हो रहा है. Right. अगर उसे नंबर है और वो चश्मे का नंबर नहीं मिला और आँख का जो डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स आँख और ब्रेन का जो नर्व का कनेक्शन है वो ठीक से नहीं बनता. Hmm. और हमारे यहाँ कई बार हमने देखा है बच्चे 10 साल 11 साल की एज में आ जाते हैं, Hmm. जब उन्हें समझ में आने लगता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. Right. बाय देन क्या हुआ है कि उसको आँख लेजी हो चुका है. Okay. तो आप फिर कितना भी नंबर देंगे, एक सर्टेन परसेंटेज आपके बच्चे का नज़र कमज़ोर रहेगा. ये क्रिमिनल है. Because he has adopted to it. नो, बिकॉज ब्रेन डिडंट, दैट इमेज जो फॉर्म हो रहा था वो क्लियर नहीं था, बिकॉज उसको नंबर था. Right. तो ब्रेन क्या करता है, जो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो वो सप्रेस कर देता है और जो क्लियर चीज को पकड़ लेता है. तो Okay. इस चीज को हम लोग लेजी आई बोलते हैं. Hmm. हमारा जो हॉस्पिटल है आज की तारीख में बॉम्बे में सबसे बड़ा स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाता है. हर साल हम लोग म्यूनसिपल हाई स्कूल में करीबन 30-35 हज़ार बच्चों का फ्री चेकअप कराते हैं. और आप शॉक्ड होगे कि कितने बच्चों को नंबर है जिन्हें उनको पता ही नहीं है. पेरेंट्स को ये समझ में ही नहीं आता है कि यार मेरे बच्चे को कुछ हो सकता है. Right. खास करके वो पेरेंट जिनको खुद को चश्मा नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं सोचते. ठीक है, तो बच्चों का आँख का नंबर 3 से 4 साल के बीच में एक बार चेक कराना बहुत ज़रूरी है. अगर बच्चे को नंबर है और वो मिस हो गया तो उसे हमेशा के लिए आँख का लेजी आई हो जाता है. Okay. और फिर पेरेंट्स रोते हैं कि लाइक कुछ तो करिए, कहीं तो जाए, यूएस जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए. भाई कुछ नहीं कर सकते आज के तारीख में. Right. सो पहला चेक होना ज़रूरी है. Yes. अच्छा, आपको कैसे स्ट्राइक होगा कि शायद मेरे बच्चे को तकलीफ है. बिल्कुल. सबसे सिंपल और कॉमन, अगर बच्चा स्क्रीन के तरफ जा रहा है Hmm. तो पेरेंट्स का पहला रिएक्शन होता है कि यार क्यों देख रहे हैं, टीवी बिल्कुल. इतना नज़दीक से. Right. एक्चुअली उसे शायद दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वो इतना स्क्रीन के Screen नज़दीक जा जा रहा है. तो रहा अगर है. आपका बच्चा ये कर रहा है तो प्लीज़ जाके आँख चेक कराइए. Right. अगर बच्चा बार बार आँख मसलता है, एलर्जीज होते हैं, Hmm. तो कई बार सिलेंडर नंबर आ जाता है और वो पता नहीं चलता. Oh, what is cylinder number? सो नंबर जो होता है 2 प्रकार का होता है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल. Okay. जो स्फेरिकल नंबर होता है वो केवल आँख के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. Hmm. सिलेंड्रिकल नंबर आँख का ये जो सामने का हिस्सा है कॉर्निया, इसके कर्वेचर पे डिपेंड करता है. Okay. अगर कर्वेचर रेगुलर है तो आपको नहीं आएगा सिलेंडर नंबर, बट अगर एक एक्सिस दूसरे एक्सिस से ज़्यादा कर्व्ड है तो सिलेंड्रिकल नंबर आएगा. Okay. और रबिंग एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है. ठीक है, Right. तो अगर सेकंड आपका बच्चा रब कर रहा है. थर्ड, कभी कभी आप देखोगे बच्चों की आंखें टेढ़ी हो जाती है, स्क्विंट Right. बोलते हैं हम लोग. Squint. Right. बचपन में अगर स्क्विंट दिखाई दे रहा है तो प्लीज डॉक्टर को जाके दिखाइए, उसे निग्लेक्ट मत करिए. Correct. स्क्विंट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्लू कि आपका बच्चे का आंख का नजर शायद कमजोर है, कमजोर. उसे चेक करना जरूरी है. चौथा पांचवा, अगर आप बोल सकते हो कभी कभी आंख का ये जो हिस्सा है बीच में सफेद दिखने लगे Okay. तो आपको जाके Spotting. हाँ, तो आपको जाके दिखाना है. तो ये कुछ सिचुएशंस है जिसमें आपको 100% जाके दिखाना जरूरी है. Right. क्यों दिखाना जरूरी है, कब दिखाना जरूरी है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया. Right. जब पेरेंट्स को पता चलता है बच्चे को नंबर है Hmm.
आपको उनका चेहरा देखने जैसा हो, रंग उतर जाता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं कयामत आ गई क्या है। हो गया? ठीक है, मेरा कहना है डोंट वरी, चश्मे का नंबर ही है। अगर बच्चे को चश्मा पहन के पूरा दिखाई दे रहा है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। अगर बहुत बड़ा इशू है तो 18 एज के बाद आप उसको नंबर हटा सकते हो। राइट। अच्छा, नंबर क्या वो अपने आप चला जाएगा? हाँ, that I was going to ask ठीक है? you कि नंबर जा हाँ, सकता है डॉक्टर क्या? कुछ तो बताइए जिससे ये नंबर चला जाएगा। कैरेट खाने से ऐसे And सुना आज है। के ज़माने में यू हैव लॉट ऑफ योगा को लेके काफ़ी चीज़ें बोली जाती है। राइट। योगा इज एक्सीलेंट एंड आई एम गोइंग टू टॉक ऑल्सो कि कुछ एक्सरसाइजेज है जिससे आप अपने नंबर को बढ़ने से अवॉइड कर सकते हैं। राइट। सो अगर आपके बच्चे को आँख का नंबर आ गया है, 3 चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1, उसका जो स्क्रीन टाइम है उसको रिड्यूस करिए और नियर वर्क। सो इट्स नॉट जस्ट स्क्रीन टाइम, इट्स नॉट खाली यार बच्चा मोबाइल देख रहा है या कंप्यूटर देख रहा है। कई बार तो पढ़ाई आजकल पढ़ाई भी कर रहा है, कंप्यूटर राइट। पे हो रहा है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से कंप्यूटर यूजर्स को हम बोलते हैं 20-20-20 रूल फॉलो करें, इवन Right. बच्चों के लिए ज़रूरी है कि अगर आप 20-25 मिनट स्क्रीन के आगे रह रहे हैं कि बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो 2 मिनट ब्रेक लेके दूर का कोई चीज़ देखिए। ओके। और अगर हो तो वही एक्सरसाइजेज, अप राइट डाउन लेफ्ट, फिंगर डाउन डिस्टेंस, फिंगर राइट, फिंगर लेफ्ट। ओके। तो ये कुछ कुछ एक्सरसाइजेज होती है। समटाइम्स पेरेंट्स से कि यार वो दिया को हम लोग करेक्ट, अंधेरे दिया में देखते हैं, हाँ। नो हार्म, कोई Right. दिक्कत नहीं है। ये सब करने से अगर आपका बच्चे का नंबर आया है 0.5 0.75 तक तो रिवर्स भी हो सकता है ओके। और एटलीस्ट बढ़ने से अवॉइड होगा। ओके। ठीक है। दूसरा जो बहुत ज़रूरी है, बच्चे को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए। ओके। विटामिन डी जब कम होता है, कैल्शियम आँख तक बराबर नहीं पहुंचता और आंखें लंबी होनी शुरू होती है, जिस वजह से नंबर बढ़ जाता है। ओके। तो बाहर अगर बच्चा खेल रहा है, धूप लग रहा है तो भी नंबर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। कम है, राइट। तीसरा डाइट। अब डाइट में बहुत ज़रूरी है कि हम पौष्टिक आहार दें बच्चों को। राइट। आजकल के बच्चे जंक खाते हैं बहुत ज़्यादा। चिप्स, चॉकलेट्स एंड इन राइट। चीज़ों पे ज़्यादा रहते तो हैं। लाइफस्टाइल बन गई है अभी। बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स मिलना बहुत ज़रूरी है एंड सो आई वुड से ग्रीन्स, रेड्स, वाइट्स। अभी ग्रीन्स में पालक, साग, ब्रोकोली Right. वगैरह, ऑल दोस थिंग्स कम इन। रेड में यू कैन हैव कैरेट्स एंड बीटरूट्स एंड अदर थिंग्स। एंड जो वाइट्स हुआ तो एडिक्वेट कैल्शियम जो मैंने आपको बताया, सो एटलीस्ट मिल्क एंड सो दैट एडिक्वेट कैल्शियम गेट्स इनटू द बॉडी। ये 3 चीज़ों को भी ध्यान रखोगे तो इट्स गुड। सो अगर ये 3 चीज़ें फॉलो हो रही है, डाइट फॉलो हो रहा है, आपके एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, नियर वर्क आप अवॉइड कर रहे हो, बाहर धूप में खेल रहे हो, तो नंबर्स जनरली स्टेबल हो जाने चाहिए। बट नंबर्स रिवर्स हो सकते हैं। एज आई टोल्ड यू 0.5 0.75 तक हो थोड़ा सकता है। हो सकता है, बट उसके कंप्लीट निकल नहीं जाता। नहीं। बिकॉज आप मुझे एक सिंपल चीज़ बताइए, अगर आपका हाइट इतना बढ़ गया है आप वापस दोबारा शॉर्ट हो सकते हो? नहीं। आपका नंबर आ रहा है क्योंकि आपका आँख बड़ा हो गया है। वो दोबारा छोटा तो नहीं होने वाला। राइट। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। आजकल क्या होता है, मायोपिया को लेके और भी कई चीज़ें, मतलब आप जब जाओगे तो कभी कभार डॉक्टर्स, खास करके जब बच्चा 10 साल का होता है, ग्रोथ स्पर्ट होता है, अचानक से हाइट बढ़ना शुरू होता है, बिल्कुल। उस समय नंबर बढ़ने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। ओके। तो कई बार डॉक्टर्स ड्रॉप शुरू करते हैं जो रात को सोते वक्त डालना है। ओके। एज लॉन्ग एज आप डॉक्टर से समझ के ये शुरू कर रहे हैं, देयर इज नो साइड इफेक्ट। पेरेंट्स हैव दिस क्वेश्चन कि यार मैं करूँ क्या? अगर नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा। बिल्कुल। और एक मायोपिया प्रिवेंशन ग्लासेस भी बहुत मार्केट में आ गए। राइट। अब इसको लेके साइंस जो है डेवलप हो रहा है। महंगे ग्लासेस हैं, ऑलमोस्ट एक ग्लास 15-16 हज़ार तक चला जाता है। राइट। आपको फाइनेंस परमिट करता है, बेशक करिए, बट याद रखिएगा कि आपका जो नंबर बढ़ना खाली कौन से टाइप का ग्लास यूज हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। राइट। आप 15-16 हज़ार का ग्लास बना के दे दोगे लेकिन आपका बच्चा कोई बाकी चीज फॉलो नहीं कर रहा है, राइट, कंटिन्यू स्क्रीन के सामने रह रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो वो नंबर फिर भी बढ़ेगा। राइट। बट क्या वो मायोपिया प्रिवेंशन ग्लासेस नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, दे आर नॉट बैड, दे आर ओनली expensive, right? So everybody cannot afford it. Yes. Right. So doctor, you must be seeing so many patients on daily basis. So what is the most common eye ailment that you see come across? So I think in terms of surgery, the commonest thing that we deal with is cataract. Okay. हिंदी में उसे हम लोग मोतिया बोलते हैं। Right. And so cataract को लेकर there are a lot of things that लोगों के बीच में there are misconceptions. Right. One is कि कैटरैक्ट में क्या हम उसे ड्रॉप से हटा सकते हैं? बिल्कुल। क्या हमेशा सर्जरी ज़रूरी है?
सर्जरी कब करना है, योगा से भी हटता है, योगा से भी हटता है। राइट। सो साइंटिफिकली अगर आप मुझे पूछो तो कैटरैक्ट दवा से नहीं जाता। ओके। कैटरैक्ट कब करना है वो आपके ऊपर है, हम्म। लेकिन वो दवा से नहीं जाता। ओके। उसे आज के तारीख में अभी भी उसको ऑपरेट करके ही निकालना होता है। राइट। अच्छा, कैटरैक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं या मुझे कैसे पता Right. चलेगा मुझे कैटरैक्ट है? तो जैसे अगर आप बाहर जाते हो, लाइट आपको काफ़ी तकलीफ देने लगा है, हेडलाइट Okay. गाड़ियों का तकलीफ दे रहा है, Okay. स्प्रेड हो रहा है, हम्म। या अगर आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें एकदम धुंधली दिख रही है या कॉन्ट्रास्ट, आपको ब्राइटनेस कम लग रहा है, ओके। कलर्स पहचानने में दिक्कत हो रहा है, डबल डबल दिखाई देना लगा, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स है। आप आपके डॉक्टर के पास गए हो, उन्होंने बोल दिया है कि आपको कैटरैक्ट है राइट। और आपको ऑपरेट करना है। हम्म। काफी लोग सोचते हैं कि मोतिया पकने के लिए रुकना चाहिए, ये बहुत Right. कॉमन है, पुराना बिल्कुल। कॉन्सेप्ट था। अब पुराने ज़माने में पूरे आँख को ओपन किया जाता था, लेंस को पूरा निकाला जाता था और टाँके लिया जाता था। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट तब की बात है कि ये पकने के लिए रुकना है। राइट। आज के तारीख में अगर आपको सिम्टम्स है तो समय पे करना बेटर है। ओके। यू नो, कई लोग कैटरैक्ट के सिम्टम्स के साथ चला लेते हैं और कभी कभार अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स होते हैं या दिक्कत हो जाती है उसके वजह से, बिकॉज कैटरैक्ट आज के तारीख में बहुत आधुनिक हो चुका है। करेक्ट। टिपिकली अगर आप कैटरैक्ट कराने जा रहे हो, सुई लगता नहीं है, ड्रॉप्स में ही हो जाता है। राइट। आप लेज़र वर्ड यूज़ करते हैं बट टेक्नोलॉजी का नाम है फेको इमल्सिफिकेशन। ओके। बट बहुत छोटे एंट्रीज होते हैं आँख के अंदर। हम्म। 90% ऑफ द टाइम्स डॉक्टर पट्टी भी नहीं लगाएगा, आप डायरेक्ट चश्मा पहन के चश्मा। निकल जाओगे। बिल्कुल। 1 महीने तक ड्रॉप्स चलते हैं, लेकिन आप 2-3 दिन में भी आप अपने रूटीन काम में लग सकते हो। तो क्योंकि कैटरैक्ट का मैनेजमेंट काफ़ी एडवांस हो चुका है, तो आप समय पे करना बेटर है। आप कई बार रुक जाते हो और अगर हम उसे फेको इमल्सिफिकेशन तरीके से निकाल रहे हैं तो वो जो गर्मी छूटता है उससे आंखों के कोई हिस्से डैमेज होने का डर रहता है। So if you wait for a very long time. Yes, तो टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कैटरैक्ट के टाइम में जो डॉक्टर्स आपको लेंसेज के ऑप्शंस देते हैं ना, उसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन होता है। राइट। ब्रॉडली 3 कैटेगरी है, मोनोफोकल लेंस, ओके। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस और ट्राईफोकल लेंस। ओके। मोनोफोकल मतलब दूर का अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो नज़दीक के लिए 2.5 नंबर लग रहा है। ओके। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस में दूर का कंप्यूटर, मोबाइल क्लियर हो जाता है। रीडिंग के लिए कभी कभी 1.5 to 1 तक नंबर लगता है। ओके। ट्राईफोकल में ज़्यादातर नंबर निकल जाता है। ओके। तो एग्जिस्टिंग नंबर भी निकल जाएगा? यस। ओके। तो कई बार कैटरैक्ट सर्जरी का एक बाई प्रोडक्ट या एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके चश्मा हट सकता है। ओके। ट्राईफोकल लेंस को लेके लोगों में काफ़ी ये कि नहीं लाइट चमक देता है, ग्लेयर, हम उसे ग्लेयर कहते हैं। और उसको लेके काफ़ी बदनाम है ये लेंस कि अरे यार प्रॉब्लम होगा। वेल, मॉडर्न डे ट्राईफोकल्स में ऐसा नहीं कहूँगा कि ग्लेयर नहीं होता है, बट बेरेबल है। ओके। अगर आप रात को हाईवे पे गाड़ी चलाने वाले हो तो वो तकलीफ देगा, ठीक है, बट अदरवाइज इट शुड नॉट बी सो मच ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है। सो क्या हर किसी को ट्राईफोकल जमेगा? नहीं। अगर आपको रेटिना का प्रॉब्लम है, ग्लोकोमा है, कोई और आँख की बीमारी है, तो ट्राईफोकल लेंस आप नहीं कर सकते हैं। क्या ये कस्टमाइज लेंसेज भी आते हैं? हाँ, आजकल क्या होता है कि अगर आपको सिलेंड्रिकल पावर रहने वाला है, बिकॉज तो मेजरमेंट्स के बाद अगर डॉक्टर बोल सकता है आपको कि आप टॉरिक लेंस करिए। टॉरिक का मतलब यही है कि अगर आपका कोई सिलेंडर नंबर बच रहा है और आप वो हटाना चाहते हो तो वो कस्टमाइज होके लेंस आता है। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। उसको एक पर्टिकुलर एंगल में आप बिठा दोगे तो आपका वो सिलेंडर नंबर हट जाएगा। ओह नाइस। प्रिकॉशंस को लेके काफ़ी लोगों में है कि क्या करना है, मे बी विंटर में करना चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे मिथ्स है। हाँ, विंटर में जो करने को लेके वो पुराने ज़माने में होता था, बिकॉज नहाने को मना करते हैं। राइट। गांव में लोड शेडिंग होता है, बिल्कुल, पसीना छूटा तो दिक्कत है। बॉम्बे जैसे शहर या शहरों में जब आप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो इट डजंट मैटर। राइट। इनफैक्ट विंटर में एलर्जिक इश्यूज बढ़ जाते हैं, हवा का जो पार्टिकुलेट मैटर नीचे आता है और आंखें इरिटेबल होती है। राइट। सो इनफैक्ट आई टेल माई पेशेंट्स कि विंटर में ये इरिटेशन बढ़ेगा, क्राउडिंग एट क्लिनिक्स बढ़ जाता है। उससे तो अच्छा है कि गर्मियों में करा लो। राइट। इट्स मच मोर सेफ। डॉक्टर, जस्ट टू पुश यू बैक, ये इंडियन लेंस और फॉरेन लेंस का क्या चक्कर है? यस, तो इंडियन और फॉरेन में सी आई थिंक इंडिया almost is getting on par with foreign lenses. Okay. I have nothing against Indian lenses. But एक कभी कभी आप लेंस जब आँख के अंदर फिट करते हैं, आप सोचिए कि एक थैली है जिसके अंदर एक आप कांच का गेंद बिठाने जा रहे हो। Okay. आगे जाके कभी कभी ये लेंस और वो थैली के बीच में एक हल्का फिल्म बन जाता है।
Okay. ये फॉरेन लेंसेज में ऑलमोस्ट नाक के बराबर होता है. आई वुड से 100 केस होंगे तो एक हाथ में आपको दिखेगा. Okay. इंडियन लेंसेज में मे बी आई वुड से 100 में करीबन 20 तक में आप बोल सकते हो ये दिखाई देता है. But that's a huge difference. Yes. तो वो एक छोटा है. Hmm. But Indian lenses are much more, cost effective. Right. So ऐसा नहीं कहूँगा कि Indian lenses are bad. Hmm. If you don't want that particular issue, Hmm. and अगर आप कुछ situations देखते हैं जैसे toric lenses मैंने आपको बताया, Right. या trifocal and all, Hmm. I would say maybe the technology is intricate and certain companies have mastered it better. And Right. So अगर मुझे खुद को अगर करना हुआ तो maybe I would always prefer a foreign lens still right now Right on now. myself. But Indian lenses are getting very close to it now. Right. So you just mentioned a term named glaucoma. So I would like to know what is it? Glaucoma या कांच बिंदु Okay. is called the silent killer of the eye. Okay? Oh. Yes. वो आपकी रोशनी को चोरी छिपके चुरा के जाता है. अब Oh. आप सबको तो पता है ब्लड प्रेशर होता है और आप Right. 10 बार जाते होंगे अपने डॉक्टर के पास साल में ब्लड प्रेशर चेक कराने. बिल्कुल. पर मुझे पूछना है आपको कि आप में से कितने हैं जो आंखों का प्रेशर चेक करते हैं? आई डोंट थिंक. मुझे तो अभी पता चल रहा है कि आंखों का प्रेशर होता है. करेक्ट. कल ही मेरे क्लिनिक में दुबई से एक पेशेंट आया था. Okay. वेल टू डू पेशेंट. एंड जब चेक किया गया उसका विजन ऑलमोस्ट 40-50% जा चुका है ग्लॉकोमा की वजह से. Oh. ग्लॉकोमा को साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? वो किलर शब्द क्यों आता है? बिकॉज अगर ग्लॉकोमा से आपका रोशनी गया है वो इरिवर्सिबल है, आप उसे वापस नहीं ला सकते हो. ओके. ग्लॉकोमा में होता क्या है, आपका ये जो आंख है जब लाइट पर्दे पे गिर रहा है वो सिग्नल में बदल के वो नस से दिमाग तक जा रहा है. Okay. तो आपके आंख के नस में 120 मिलियन फाइबर है. Okay. अब ग्लॉकोमा में 90% ऑफ द टाइम आंख का प्रेशर हाई रहकर ये फाइबर्स डैमेज होने शुरू होते हैं. Okay. 10% ऑफ द टाइम नॉर्मल प्रेशर में भी हो सकता है. बट अगर आपके फाइबर्स डैमेज होने लगते हैं, जब तक 40% डैमेज नहीं होता है आपका विजन में कोई इफेक्ट नहीं है. So there is no symptom. नो सिम्टम. Oh. एंड जिस दिन 40% डैमेज हुआ विजन बहुत रैपिडली गिरता है. इट्स लाइक अगर आपने पत्थर को पहाड़ के किनारे तक धकेल दिया, Right. जिस दिन वो रोल ओवर हो गया तो नीचे बिल्कुल. There is गिरता no जाएगा. stopping. There is no stopping. So ये 40% डैमेज होने के पहले ये पिकअप होना बहुत ज़रूरी है. एंड स्टेज में क्या होता है कि आपको साइड का नज़र पूरा कम हो के आप जैसे अगर आप पाइप से देखते हो हाँ. वैसे दिखाई देता है. सो ग्लॉकोमा शुड नॉट बी मिस्ड. 40 का एज अगर आपका क्रॉस हो रहा है 2 साल में एक बार आपका आँख का प्रेशर चेक होना कंपलसरी है. और अगर आपको प्रेशर का दिक्कत है तो प्लीज़ फॉलो योर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस. टाइम पे पकड़ा गया, खाली ड्रॉप डालना होता है. प्रेशर अधिकतर लोगों में उससे कम नॉर्मल रहता है, कुछ नहीं होता. प्रॉब्लम कब होता है, आपका 40% डैमेज हो चुका है और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो. तो ग्लॉकोमा को So what are please the मत first करिए. symptoms? As I said, There is no symptom. साइड विजन अफेक्ट होते होते बहुत टाइम चला जाता है. Right. बिफोर दैट मे बी सम हेवीनेस. अगर आपका प्रेशर बहुत हाई रह रहा है, लाइक नॉर्मल So ये आपका ब्लड प्रेशर जिनको है उनके लिए स्पेशल. नहीं. Okay. ये लोगों को लगता है कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर है तो ही होगा. नॉन. Okay. ग्लॉकोमा हैज एक्चुअली नथिंग टू डू विद योर बॉडी का ब्लड प्रेशर. Okay. Everyone should be checked for eye pressure. And is there any particular test that we need to go and ask the doctor for? Ideally, if you go to an ophthalmologist, हर ophthalmologist आपका प्रेशर चेक करेगा. Right. लोग क्या करते हैं, ऑप्टिशियन के पास जाते हैं. अभी बिल्कुल. ऑप्टिशियन का काम है नंबर चेक करना. बिल्कुल. So just taking it one step forward, if I have to say 3 things that you should always be checking. Right. Okay, after the age of 40, your eye pressure, Okay. and obviously अगर आपको या नज़दीक का नंबर आने लगा है कि नहीं. अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका रेटिना का चेकअप. Right. इफ यू हैव अ चाइल्ड एंड चाइल्ड इज 3 to 4 years old, नंबर का चेकअप. ये 3 चीज अगर आप करोगे Right. तो यू विल बी एबल टू प्रिवेंट अ लॉट ऑफ ब्लाइंडनेस. So these are 3 non-negotiables. एब्सोल्युटली. And doctor, last question. Any 3 foods that you can say which can strengthen the eye? So before I say what can strengthen your eye, Right. let me just put it simply. Having a healthy diet works for the eye. Right. What I mean by healthy is क्या खाना है, उसके पहले I will tell you few things. कब खाना है, Right. कैसे खाना है,
वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Okay. सो अंडरस्टैंड कि बॉडी में जो भी होता है वो सूरज के साथ जुड़ा हुआ है. Right. When the sun rises, the hormones start forming. दोपहर तक पीक करके शाम तक ढल जाता है. Right. Okay? So your first meal should be the heaviest meal of the day. Right. And the evening should be absolutely light. Correct. इंडिया में उल्टा होता है. Right. People go to the office. We rush to the office. Right. कुछ भी डाल देते हैं. दिन भर इधर उधर कुछ खा लेते हैं. शाम को आने के बाद भरपेट Full खाते meal हैं. खाते हैं. And this is one of the single most reasons that diabetes and other lifestyle diseases are increasing. Right. So timing of what you eat Right. is very critical. दूसरा is how you eat. Hmm. You see any family now, टीवी चल रहा है, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई पेपर देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है. बिल्कुल. ये हर घर की कहानी है. Right. Remember, more than 70 to 80% digestion of the food happens in your mouth. Mouth. Okay? Then maybe 15 to 20% in your stomach and then the small intestine. Right. अगर आप च्यू बराबर से नहीं कर रहे हो, अनडाइजेस्टेड फूड ले रहे हो, जो पेट में जाता है वो एसिड ओवर सिक्रीशन होता है, उससे फिर लिवर के ऊपर ओवरलोड होता है एंड ऑल प्रॉब्लम्स स्टार्ट. सो द Got it. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज च्यू प्रॉपर्ली. ठीक है. Right. थर्ड, नाउ व्हाट डू वी ईट. Yeah. उसके भी पहले आई विल से कट डाउन ऑन ऑल फैटी आइटम्स एंड Right. फ्राइड आइटम्स, Okay. चिप्स, बिस्किट्स, शुगरी आइटम्स. Sugary item. जो भी हमें अच्छा लगता है वो एक्चुअली देखा जाए तो शरीर के लिए एक तरीके से अच्छा नहीं So है. जो टंग को अच्छा लग रहा है वो शरीर के अच्छा नहीं है. So try and cut down on all those things. Hmm. Now specifically for the eye, Right. जैसे मैंने आपको बताया, greens, reds and whites. So Right. greens में आ गए आपके green vegetables. So बिल्कुल. you have things like palak, saag, broccoli, all of those things. Right. You get vitamin A and all those things. Right. Reds में you can put together things like carrots and beetroots and red capsicums and all those. Now carrots you get beta carotene, which is excellent for your retina. Right. ठीक है. Then when you're on whites, you have eggs and other things. Okay, you have milk. So you need certain amount of calcium. You need certain amount of B12, vitamin B12. Right. What is also important is sunlight. Though Okay. it's not food, but vitamin D3 is very critical for the eyes. Eyes. So paying attention to all of this is going to keep your eyes in good health. Thank you, doctor, for sharing such wonderful information with all of us. Yeah. And I'm sure it is going to go a long way with us, and we definitely will take care of our eyes. Thank you so for much coming on my having me. show. Thank you. I'm Dr. Chinmaya Sahu, Director at Sahu Eye Hospital. I've been privileged to be born in my family. My father, Dr. Amulya Sahu, a leading ophthalmic surgeon, is the founder of Sahu Eye Hospital. My mother, Dr. Sanjukta Sahu, herself is an accomplished family physician. My younger brother, Aditya Sahu, is a dentist, and my wife, Dr. Poonam Sahu, is also a dentist. Well, being born in such a family ensures that more than anything, your values and your philosophy is in place. While growing up, there were few things that left an impression on my mind. Always focus on what you can do to add to humanity. The rest of it will take care of itself. So in the last 5 to 6 years at Sahu Eye Hospital, we have focused on doing our best for our patients. From a small clinic, we have now transformed into a premier eye institute. At this particular clinic, we have the state-of-the-art equipments, and we provide all possible services, right from a basic number check to the most advanced retinal surgeries. In fact, here where we are sitting is the Schwind Amaris 500 Hz LASIK machine, which can take care of numbers in a matter of minutes. Apart from the fact that we have set up this eye clinic with the most advanced equipments, we've also started a mobile eye clinic. When I was examining patients, what I noticed was a lot of patients were coming to us with end-stage problems. Say for example, diabetes patients coming with diabetic retinopathy, children coming with lazy eye, glaucoma patients, and I felt that the need of the hour is to do something
at an earlier stage. Rather than treat the disease, why not intervene at an early stage and prevent the disease from setting in? The goal of the Mobile Eye Clinic was to bridge the particular gap that we felt existed in our system. Our Mobile Eye Clinic was inaugurated 3 years back by Mr. Salman Khan. In the last 3 years, the clinic has done over 400 camps, more than 80% of which have been free eye checkup camps. We've screened more than 30,000 patients. साओ आय हॉस्पिटल याच्या मार्फत या ठिकाणी मोबाईल व्हॅन घेऊन या ठिकाणी जो नेत्रचिकित्सा तपासणी शिबिर आयोजन केलं, अतिशय सुंदर उपक्रम आहे. इथे जवळजवळ 200 ते 250 ते 300 लोकांनी या स्तुत्य उपक्रमाचा लाभ घेतला. Hello, I am Samir Sapude, senior optometrist, handling this mobile van project since last 3 years. This is our outreach department of Shahu Hospital. Basically, van is doing a campaign with 3 objectives. One is the prevention of childhood refractive error, second is diabetic retinopathy, and third is glaucoma. So with this objective, we are doing the campaign a lot of in the school level also, even the corporate sector also, and very community gathering where we can say the senior citizen home also. During the course of this journey, we've tied up with a number of NGOs like Rotary, Lions, Mahavir International. Our future journey is going to be exciting, is going to be transforming, and hopefully will continue to make a big difference to the lives of people at affordable prices to deliver the best in eye care with a lot of heart. Our aim is not to make money out of our patients. Our aim is to bring a smile to the faces of our patient, to make a difference to the lives of our patients. I'm sure that Shahu Eye Hospital will continue to grow with this philosophy and make an impact to the lives of people. Eyes closed for a minute, I absorbed the world around me. Stripped of its myriad colors, a pall of darkness enveloped me. A few nervous steps forward, I groped, trying to paint an imaginary picture of the world around. Sweat started trickling down my brow. Palms turned greasy and heart began racing. Unable to hold it longer, I opened my eyes. A deep sense of relief flooded me. A quiet prayer to the Lord for those pair of beautiful eyes, without which I know not how I may survive. तो आज हमने आँखों के बारे में जो भी डिस्कस किया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हो. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.